Okay students, so we are going to start the class. ठीक है, रिवीजन चल रहा था बेटा, ठीक है ना। कल तक मैंने आपको ये बता दिया था कि आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और किसी भी एटम को हम लोग या किसी भी एलिमेंट को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, कैसे डिस्क्राइब करते हैं ए और जेड के साथ में और नोटेशन कैसे होती है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल एसआई यूनिट, ठीक है ना। हमने इसके बारे में बात कर रखी है, ठीक है ना। इंटरनेशनल एसआई यूनिट के बारे में हमें पता है कि एक क्या कहते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशन है या संस्था है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि देर एक ऐसी कमेटी बनी हुई है जो कि डिसाइड करती है कि एसआई यूनिट्स क्या दी जाएंगी, ठीक है ना, जो बताती हैं कि हाँ ये एसआई यूनिट आप स्टैंडर्डली यूज़ करोगे। इसके अलावा आप यूज़ कुछ भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को हमेशा मीटर में नापना होता है, कई जगह इंचेस में नापा जाता है। आप हाइट को आपसे हाइट को पूछता है तो आप बोलते हो कि मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचज़ है, 5 फीट 10 इंचज़ है, ठीक है ना। लेकिन क्या कहते हैं, जबकि आपको जनरली किस में बताना चाहिए, वहाँ पर अगर एसआई यूनिट का यूज़ करना चाहिए तो आपको बताना चाहिए इसको सेंटीमीटर्स में या फिर मीटर्स में, ठीक है ना। लेंथ को मीटर में नापते हैं, जैसे मास को केजी में नापते हैं, टाइम को सेकंड्स में नापते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पेयर में नापते हैं। दिस इज स्टैंडर्डाइज यूनिट्स, ऐसे स्टैंडर्डाइज करा गया है। तो ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको पता होने चाहिए किसकी क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए लेंथ की मीटर, ठीक है ना, और मास की किलोग्राम, ठीक है ना। दिस इज़ द एसआई यूनिट। ग्राम नहीं है बेटा, किलोग्राम है, याद रखना। टाइम की सेकंड है, ठीक है ना, टाइम की सेकंड है। और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट की क्या बेटा, एम्पेयर है, ठीक है ना। और टेम्परेचर की क्या है बेटा, टेम्परेचर की केल्विन है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना अमाउंट है उसको किस में बताते हैं, मोल्स में बताते हैं, ठीक है ना। इसको MOL से डिफाइन करते हैं, मोल्स में बताते हैं, ठीक है ना, MOL से डिफाइन करते हैं। और लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपकी फंडामेंटल क्या कहते हैं क्वांटिटीज़ है, जिसके बेसिस पे हम बाकी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉल्यूम को बताना है तो आपको मीटर क्यूब लिखना होता है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ये आपको बात पता होगी, ठीक है ना। ये कन्वर्जन होता है। तो हम लोगों को अगर लीटर बताना है तो हम मीटर क्यूब कर सकते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी अगर बतानी है, डेंसिटी इज अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है ना। डेंसिटी इज अ डिराइव्ड यूनिट। ये क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। तो मास हम बोलते हैं, आपको पता है केजी में होता है, केजी, और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब या फिर लीटर में। तो केजी पर मीटर क्यूब और केजी पर लीटर ये बोल सकते हो आप। तो देखो, तो दो से ज़्यादा या फिर किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करके अगर कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मिक्स करके कोई अलग क्वांटिटी बना सके तो उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। स्पीड है, स्पीड इज़ ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी, या वेलोसिटी बोल सकते हो, जिसको क्या कहते हो, या डिस्टेंस अपॉन टाइम में लिखते हो। डिस्टेंस आप मीटर में नापते हो, टाइम आप सेकंड में नापते हो, तो आप इसको मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट बताते हो। तो ये जो यूनिट्स होती हैं, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स, और ये कैसी होती है बेटा, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। तो कुछ रिलेशन है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताए थे वो आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर कन्वर्जन के बीच में, व वॉल्यूम कन्वर्जन के बीच में, लेंथ कन्वर्जन के बीच में मैंने आपको बताए थे। तो वो आपको थोड़े से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, वो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। जैसे टेम्परेचर है, अगर मैं सेल्सियस के टेम्परेचर को C से बोलूँ, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को F से बोलूँ और केल्विन के टेम्परेचर को K से बोलूँ, तो कन्वर्जन क्या है, K इज इक्वल टू 273 प्लस C। दिस इज द रिलेशन बिटवीन C एंड K। द रिलेशन बिटवीन C एंड F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। दिस इज द रिलेशन बिटवीन F एंड C, ठीक है ना। और जो हमारा आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर किस में नापा जाता है, केल्विन में। तो केल्विन जो है इसका क्या है, वो एसआई यूनिट है। केल्विन इज द एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर, ठीक है ना। ऐसे ही वॉल्यूम को मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर में है, यानी, और 1000 ml जो है वो 1 लीटर के बराबर है, ठीक है ना।
एक और कन्वर्जन होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 ml। सबसे ईजी याद करना इसी को है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है। अब जीरो ऐड करते जाओ और बनाते जाओ। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे होता है किलो हेक्टोडेका लीटर मीटर ग्राम डेसी सेंटी मिली। ये आपने पढ़ा होगा इन योर क्या कहते हैं जूनियर क्लासेस, ठीक है ना, ये आपको बताया जाता है। इसके अलावा अब हमारे पास ये तो है 10 टू पावर 3, ये 10 टू पावर -3, ये 10 की पावर 0, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से बढ़ता जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, ठीक है ना, ऐसे चलता है, ठीक है ना। ये यू नो ऑल दीज थिंग्स। इसमें आगे नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए। कहाँ तक की याद होनी चाहिए आपको पीको तक की पता होनी चाहिए। वैसे तो फेमटो भी पता होनी चाहिए, लेकिन पीको तक इज़ मोर देन इनफ। पीको इज़ 12, पीको इज़ -12, ठीक है ना। तो अगर आपको बोल रखा है कि दिस इज़ लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ एटम इज, या फिर लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 30 पिकोमीटर्स, दैट मीन्स विच इज दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, ठीक है ना। आपको ऐसे कन्वर्जन करना है। समझ में आ रही वाली बेटा ये वाली बात। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें जो करना है, कन्वर्जन करना है, वो कैसे करना है। तो आपको बड़े कन्वर्जन जीगा तक, दैट इज जीगा इज 10⁻9 से लेकर 10⁻⁻12 पीको तक पता होना चाहिए। तो 10⁻12 को कहते हैं पीको, 10⁻9 को कहते हैं नैनो, 10⁻⁻6 को कहते हैं माइक्रो, 10⁻⁻3 मिली हो गया, ठीक है ना। और 10⁻⁻2 आपका सेंटीमीटर हो गया, ये आपको पता है, सेंटी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर बढ़ना जब शुरू होंगे 10 की पावर 1 जो है आपका वो डेका आएगा, 10 की पावर 3 आपका किलो आ गया, 10 की पावर 6 आपका मेगा आएगा, ठीक है ना। मेगा इज़ 10 की पावर 6। मेगा के बाद क्या आएगा, मेगा के बाद आएगा जीगा 10 टू पावर 9। उसके बाद टेरा 10 टू पावर 12 होता है, फिर पेटा 10 टू पावर 15 होता है। लेकिन आपको जीगा तक याद करके मोर देन इनफ, टेरा तक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस में लिख के आएगा ये वाली वैल्यूज़, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये वैल्यूज़ क्या क्या है, इसलिए आपको ये याद कराएगी, ठीक है ना। उसके अलावा लेंथ का कन्वर्जन देखेंगे। लेंथ में जैसे ये जो नोटेशन है किसका है बेटा, आर्मस्ट्रॉन्ग का नोटेशन है। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। जैसे 10⁻⁻9 के बराबर नैनो था, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर था। एंगस्ट्रॉम ऑलरेडी बताता है कि ये लेंथ को मेजर करने के लिए बोला गया, ठीक है ना। 10⁻⁻10 इज 1 एंगस्ट्रॉम। बाकी आप सेंटीमीटर नैनोमीटर में इसको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम का देख लिया हमने, टेम्परेचर का देख लिया, ठीक है। सम ऑफ द कुछ क्वांटिटीज़ जो डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो हमने देख लिया। इसके बाद दो बातें होती हैं, दो चीज़ें आपके पास, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये जो दो वर्ड्स हैं ना बेटा, ये दो वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं। कहाँ काम आने वाले हैं, जब भी आप कभी फिजिक्स की लैब में जाओगे या केमिस्ट्री की लैब में जाओगे, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों को कंसिडर करते हुए अपने आंसर्स लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप कोई टेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप एक बारी में परफेक्ट आंसर लेके आओगे, है ना। तो जो भी आपके गलत आंसर्स आ रहे हैं उसको स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके नियरली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम ट्रू वैल्यू के मैक्सिमम पास आने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक किसी ने टेस्ट किया कि जो लेंथ है वो माइक्रोमीटर से नाप रहे थे, तो उसने एक बार लेंथ निकाली 107 माइक्रोमीटर्स, ठीक है ना, माइक्रोमीटर लेंथ निकाली। दूसरी बार लेंथ निकाली 108 माइक्रोमीटर्स, ठीक है ना। फिर लेंथ निकाली 107 माइक्रोमीटर, फिर दोबारा से लेंथ निकाली 106 माइक्रोमीटर्स, फिर दोबारा लेंथ निकाली 107 माइक्रोमीटर रही, फिर दोबारा लेंथ निकाली तो 108 माइक्रोमीटर रही, फिर दोबारा लेंथ निकाली 106 माइक्रोमीटर रही, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 ऑब्जर्वेशंस ली। 8 ऑब्जर्वेशन लेने के बाद आप किस निष्कर्ष पे आए कि आपने देखा, आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे और उसका एवरेज ले लोगे। तो प्रिसीजन कितना है, प्रिसीजन ये देखेंगे कि येस जो ये आंसर है मेरा प्रिसाइज आ रहा है। प्रिसाइज मतलब एक ही क्वांटिटी के अराउंड आ रहा है, 107 के अराउंड। तो मेरा जो आंसर है वो लगभग प्रिसाइज है 107 के अराउंड। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल लेंथ उसकी कितनी है, 110 है, जो कि आपने मेजर ही नहीं करी कभी भी, ठीक है ना। वो आप सही से मेजर नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी 110 आ रही। तो एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि उस वायर की जो रेडियस है वो 110 माइक्रोमीटर के बराबर हो,
ठीक है ना, लेकिन आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो इतना, आप बार बार मेजर इतना कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी एक्यूरेसी जो है वो तो बेकार है, लेकिन प्रिसीजन बहुत अच्छा है। एक्यूरेसी अच्छी कब होती कि अगर आप क्या कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो आप 110 एक बार निकालते, एक बार 109 निकालते, फिर 108 निकाल लेते, फिर 110 निकाल लेते, फिर उसके बाद 111 निकालते, फिर 112 निकालते, फिर 113 निकालते, तो इसमें जो है आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी आ रही है लेकिन प्रिसीजन ख़राब है। ये जो डाटा है इसकी एक्यूरेसी तो अच्छी है कि 110 के आसपास आ रहा है, लेकिन जो प्रिसीजन है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि सिर्फ दो ही वैल्यूज इसके 110 के आसपास रिपीट हो रही है, उसके बाद चेंज कितना जा रहा है, दो दो आगे, दो दो तीन तीन आगे, ठीक है ना, तो 5 की रेंज का चेंज है इसमें, ठीक है ना, तो ये चेंज काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं अगर मैं एज्यूम करूँ कि हाँ ये कैसा चेंज है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हमारा रिजल्ट है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों को हमें अपने ध्यान में रखते हुए करना है, जो भी क्वेश्चन को करना है उसको, ठीक है ना। तो इफ़ द एवरेज ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट इज़ क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, ठीक है ना, इफ़ एवरेज ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट इज़ क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट, मतलब जो भी आपने लिया, जो भी आपके आंसर है वो क्लोज आए एक्यूरेट वैल्यू की, तो वो तो कहलाएगा एक्यूरेट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके जो बहुत सारे डिफरेंट आंसर है वो सारे के सारे एक ही रीडिंग के अक्रॉस आ रहे हैं, तो उसको क्या हो गया, इट हैज़ अ गुड प्रिसीजन, ठीक है ना। द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज इफ द एवरेज ऑफ द आंसर इज नियर अबाउट टू ऑल द वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 रीडिंग ली, 8 की 8 रीडिंग में आपका आंसर 107 आ गया, तो आपकी प्रिसीजन जो है वो 100% है, भले ही आपकी एक्यूरेसी नहीं है लेकिन प्रिसीजन आपका 100%, दैट मीन्स आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत अच्छा है, वो हर बार एकदम सही नाप रहा है, यानी कि और आप भी अगर चेक कर रहे हो दैट मीन्स आपका भी जो निकालने का तरीका है वो एकदम ठीक है, बट ये है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है ना, आप एक्यूरेट नहीं ला पा रहे हो लेकिन आप प्रिसाइज बहुत हो, ठीक है ना। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमने पढ़ा था, टॉपिक था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखते हैं क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज सर्टेन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 256.7, नंबर ऑफ डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4, ठीक है ना। 25.67 में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 4, क्योंकि 4 डिजिट मिलके हमें बता रही है कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन 2560 में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है बेटा, सिर्फ 3 है। 0 इज़ नॉट कंसिडर्ड दैट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है ना, 0 को हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज तो इसके कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है ना। और रूल्स क्या कहते हैं, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो अब इसके पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। कैसे हो गया ऐसा, मैंने आपको बोला कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और जो नॉन जीरो के बीच में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट पे काउंट होते हैं, तो आपका जो आंसर है वो 5 डिजिट तक सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है ना, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस एंड नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है ना। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है और जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है दैट आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल नंबर 2 कहता है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0.005, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। दैट मीन्स 0 किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले जितने भी जीरो लगे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। समझ में आई बेटा ये वाली बात कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं,
कि ज़ीरोस टू द लेफ़्ट, इसके लेफ़्ट में जितने भी लेफ़्ट में जीरो लगाओगे वो सारे इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10-15 जीरो लगा दूँ, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। इफ़ द नंबर एंड्स इन जीरो बट द ज़ीरोस आर टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन दीज ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा, आंसर में लिखा 25.00, तो इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी, 4। सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, 4। क्यों है 4 बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये दो तो सिग्निफिकेंट है, समझ में आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 जीरो और हैं। दैट मीन्स जो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ वो इस लेवल तक कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। लीस्ट काउंट के बारे में अगर जाने हम लोग, लीस्ट काउंट क्या होता है कि एक स्केल सबसे छोटा कितना नाप सकता है। तो एक स्केल मान लो कि एक कोई मेरे पास जो स्केल है वो 1 mm तक नाप सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको आंसर बोलूँ कि आपको आंसर लिखना है मीटर में, तो आपने लिखा 25 मीटर्स, आंसर आपका आंसर था 25 मीटर्स। तो 25 मीटर्स लिखने के लिए 25.000 लिखो, क्योंकि आप कहाँ तक मेजर कर सकते हो, यहाँ तक मेजर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक नहीं लिखा, इसका मतलब आपका जो मीटर स्केल जो था, जो आपका स्केल है वो 1 mm तक नहीं नाप सकता। आपने 1 जीरो कम किया तो यानी कि सिर्फ वो 1 सेंटीमीटर तक नाप सकता है मिनिमम। और अगर आपने एक और जीरो लगा दिया तो आप कहोगे ये सिर्फ 1 डेसीमीटर तक नाप सकता है। और अगर ये भी जीरो लगाया तो आपने कहा ये सिर्फ मीटर्स में नाप सकता है। या तो 25 मीटर आंसर होगा या फिर 26 मीटर आंसर होगा, बीच का आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात से समझ में आता है कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगे होते हैं वो सारे साइग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं वो सारे साइग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। इफ़ अ नंबर एंड्स इन द ज़ीरो बट these zero are not in the right of the decimal point, these zero may or may not be significant depending upon the written exponential. For example 10500, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है बेटा, सिर्फ 3 है। अभी बताया था ना मैंने कि बाद के जीरो कंसिडर नहीं करते। कैसे पता चला मुझे, ये ऐसे कर पता चल सकता है कि अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ 1.05 और 1 2 3 4 इंटू 10⁴ ऐसे लिखा, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने दिख रहे हैं मेरे को, सिर्फ 3, ठीक है ना। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 105.00 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी देखो मेरे को डिजिट कितने मिले काम के, सिर्फ ऐसे में लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखूँगा, कितने मिले मेरे को, 3 मिले, ठीक है ना। अगर मैं इसको 105 इंटू 10⁻² लिखूँ तो भी मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं बेटा, 2 ही हैं। इसलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, क्योंकि हर जगह 3 है ना, तो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 3 है, तो हर जगह 3 ही रहेंगे इस वैल्यू के लिए, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट इसका जो रूल है वो ये कहता है कि एग्जैक्ट नंबर लाइक 12, 60 और ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। और इनको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। 12 जैसे कोई नंबर है, मान लो 12, 7 डजन है बोला तो आपने 12 बोला, तो 12 में 1 और 2 दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2। आपने बोला 60 पीपल आर स्टैंडिंग है, तो यहाँ पर भी कितने आएगा आपका, 2 आपका सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, क्योंकि दिस इज़ द नंबर ऑफ समथिंग, या कोई वैल्यू नहीं है, कोई किसी और चीज़ की वैल्यू नहीं है, दिस इज़ द नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना। फाइनाइट नंबर की जब भी कोई वैल्यू बोली जाए तो उसमें हम दोनों के दोनों नंबर को कंसिडर करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट है। उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, 60.0 लिख देते हैं, ठीक है ना, 60.0 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 और 2, ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे ही 12 के पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 12.0 लिखा तो यहाँ पर कितनी है, 2 डिजिट्स आ गए, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। तो अगर आप 12.000 लिखा तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा सिग्निफिकेंट डिजिट आपको कैसे देखनी है। तो कोई भी अगर मैं आपको नंबर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ ऐसे 123.460 ऐसे लिख दूँ तो आप मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट बता सकते हो ना इसकी कितनी है। ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 क्या 0 काउंट करना है, देखेंगे डेसिमल का लगा, यहाँ लगा, डेसिमल के राइट में, यस। तो यानी कि इसके पास कितनी है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब कैलकुलेशन कैसे होती है सिग्निफिकेंट फिगर में,
जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसको देखते हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं, एडिशन कर रहे होते हैं। एडिशन करते समय लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ कैसे होती है, फॉर एग्जांपल 2.346, 13.2 और 1.56, इसको प्लस करना था तो हमने प्लस करा 6, 6 4 10, 1 ऊपर गया, ठीक है ना। 5 5 3 8 और 2 10 और 1 11 1 ऊपर गया, यहाँ पर लिखा 3 3 6 और 1 7, ये आंसर आ गया 17.106, ठीक है ना। आपका आंसर आया 17.106। जो ये आंसर आया आपका, जो ये आंसर है आपका, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, हम आपको कितनी लेनी है, बस सिर्फ यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद कितने लेना है, एक डेसिमल लेना है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा मेरा 17.1। मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट वहाँ पर 3 थी, तो उसके हिसाब से इसका आंसर 17.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एडिशन के समय आपको सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जहाँ पर अवेलेबल होती है उसको कंसिडर करते हुए लिखना होता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सबसे कम डेसिमल प्लेसेस इसके पास थे, तो इसके हिसाब से आंसर 17.1 आ गया। Second is the result of multiplication and division should have same number of significant digits as that of the least precise term other than exact number. For example, 23 into 4.2 मैंने लिखा, ठीक है ना। 2.3 into 4.2 लिख दिया मैंने, मान लो। तो मैंने अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्रॉस करा 4 3 जा 12, मैंने पर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया आपका 966 आ गया। तो आपने क्या किया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, ठीक है ना। इसका जो आंसर आप लिखोगे वो आप क्या लिखोगे, आपको सिर्फ एक डेसिमल तक लिखना है, क्योंकि आपका लीस्ट डिजिट के पास सिर्फ एक डेसिमल है। तो इसका आंसर 9.6 तक राउंड ऑफ करके आएगा। और राउंड ऑफ करने पे 9.6 को आप क्या लिखोगे, 9.7, क्योंकि आगे क्या नंबर 5 से बड़ा है। राउंडिंग ऑफ तो पता होगी कि अगर इसके बाद का नंबर 5 से बड़ा होगा तो आप एक नंबर बढ़ा के लिखोगे, और 5 से छोटा होगा तो एक नंबर घटा के लिखोगे। और अगर 5 होगा, फॉर एग्जांपल 6 5 होता तो आप 6 लिखते, क्योंकि ये नंबर क्या है बेटा, इवन। अगर यहाँ पर ऑड नंबर होता, फॉर एग्जांपल ये 7 5 होता, तो आप यहाँ पर 8 लिखते, ठीक है ना। तो दिस इज़ द रूल्स ऑन राउंडिंग ऑफ, कि अगर 5 लिखा होगा और यहाँ पर अगर इवन नंबर होगा तो पुराना नंबर लिख दोगे, ठीक है ना। और अगर क्या कहते हैं 5 लिखा होगा और पीछे ऑड नंबर होगा तो आप एक नंबर बढ़ा के लिखोगे, ठीक है ना। समझ में आई बेटा ये वाली बात। तो 5 से कम होगा तो ऑलरेडी पता है 5 से कम होती है वैल्यू, तो यहाँ 6 लिख देता मैं, और 5 से ज़्यादा है तो ऑलरेडी आपको पता है मैंने 7 लिख दिया है। तो दिस इज़ हाउ यू राउंड ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ आपको करने से अच्छे से करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। दिस कैन बी क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू यू फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। बचपन से करते आ रहे हैं, 5th क्लास से हमने राउंडिंग ऑफ करी है, ठीक है ना। तो नॉट अ बिग इशू, ठीक है ना, बहुत ईजी टास्क है। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अदर। अब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं कैसे, ये देखना है। जैसे हमने अभी मैंने कन्वर्जन्स बताए थे थोड़े से, ठीक है ना। जैसे भी मैंने कन्वर्जन बताए थे थोड़े से, उसी टाइप के कन्वर्जन्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट, ठीक है ना। कैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू, ठीक है ना। लेट्स सी। ओके, हाँ, तो क्या देखना बेटा, पहले फॉर एग्जांपल हमको 1 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, यार्ड्स में। YD मतलब यार्ड्स। तो आपको पता है कि 1 मीटर मेरा किसके बराबर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1.094 यार्ड्स के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर कितना होगा बेटा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो बस को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 इंटू 1.094 कैन बी रिटन एज 1094 यार्ड्स, ठीक है ना। यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1094 यार्ड्स। तो अगर आपको यार्ड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि 1 यार्ड कितने मीटर के बराबर है, तो 1 यार्ड को आप क्या करोगे, 1.094 से डिवाइड कर दोगे, तो ये किस में आ जाएगा, आपका मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। दिस द आंसर विल कम इन मीटर्स, ठीक है ना।
ईजी है एकदम। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि किस चीज़ से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये यार्ड है, यहाँ भी यार्ड है, तो दिस इज़ 1.094 यार्ड पर मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको x मान तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं x पूछूँ, x इंटू 1 इज इक्वल टू 1.094 मीटर्स, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को डिवाइड कर देंगे इससे और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्योंकि मेरे को यहाँ पर मीटर निकालना है तो मैंने इसकी यार्ड की वैल्यू से डिवाइड किया। जब मेरे को यार्ड्स निकालना होगा तो मुझे मीटर की वैल्यू से डिवाइड करना होगा, यानी कि इसके अगर यार्ड्स निकालने हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे मीटर की वैल्यू से। मीटर की वैल्यू कितनी है, 1000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, फिर यार्ड्स में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है कन्वर्ट करना यार्ड्स मीटर में, इंचेस में, ठीक है ना। क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं तो आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर से इंच की वैल्यू को 2.54 को डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ योर इंचेस, दैट इज़ इन योर इंचेस, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका इंच में आ जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अदर, ठीक है ना। तो आपको यूनिट कन्वर्जन ईजिली आना चाहिए, ठीक है ना। यू नीड टू नो कि कैसे कन्वर्ट करनी है आपको यूनिट्स, ठीक है ना। ये साइनिफिकेंट फिगर्स, यूनिट कन्वर्जन, इन सब के बाद हम लोग जाएंगे केमिस्ट्री के मेन टॉपिक पे। जो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आप ऐसे बताओगे, सबसे पहला लॉ इसमें देखोगे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिकल चेंज को यूज़ करके हम लोग मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, ठीक है ना। ऐसे ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जब भी आपके कोई केमिकल कंपाउंड होता है वो परफेक्टली उस प्रोपोर्शन में ही मिलता है। फॉर एग्जांपल H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलके बनाएंगे H2O, तो इनका प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आपको अगर इसकी आपको रिएक्शन करानी है तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेने हैं जब भी आपको रिएक्शन करानी है, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेना है। तो अगर आपको, क्योंकि अगर आपको 1 मोल आपको वाटर चाहिए, 1 मोल अगर आपको वाटर चाहिए तो आपको 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आपको किसी ने बोला कि आपको 2000 मोल चाहिए, 2000 मोल्स ऑफ आपको वाटर चाहिए, तो आपको कितना चाहिए, आपको 4000 कितना चाहिए, 4000 हाइड्रोजन चाहिए और 2000 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तभी आपका वाटर बनेगा। तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं कंपाउंड को, तो वहाँ पर प्रोपोर्शन जो है वो मल्टीपल फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो 2 कंपाउंड मिलके 2 अलग अलग कंपाउंड्स बना सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि आपके पास क्या होता है, एक तो आपका बनता है H2, एक तो बनता है NO2, एक बनता है N2O5। ये दोनों अलग अलग कैसे बन रहे हैं, क्योंकि अलग अलग अमाउंट जब हमने मिलाने की कोशिश करी तो उन्होंने अलग अलग सब्सटेंस बनाया, ठीक है ना। दोनों नाइट्रस ऑक्साइड है, ये डाइनाइट्रस पेंटऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो ये क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये अलग अलग रेशियो में अपने को बना सके, मतलब ये अलग अलग क्या कहते हैं अमाउंट में अपने आप को मिक्स कर सके अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दैट की रेशियो ऑफ मास ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B which will combine separately for the fixed mass of third element C is either same or simple multiple ratio of masses in which A and B combine directly to each other। इसका मतलब ये है कि जब A और B आपस में मिक्स हो रहे थे अलग से, और A और B C के साथ मिक्स हो रहे थे, ठीक है ना, वो उनके जो मासेस हैं
उसके मासेज हैं, उसके जो रेशियो हैं वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। दिस इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये आपके कोर्स में इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसको आप इतना डिस्कस मत करो। सेकंड फिफ्थ जो आपका है क्या है बेटा, गै-लुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस वाले को, इस लॉ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स इन सिंपल रेशियो, ठीक है ना। यानी कि जब भी ये गैस रिएक्ट होंगी तो वो एक ऐसे वॉल्यूम में आएंगे जो कि सिंपल रेशियो में होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी गैसियस होगा, ठीक है ना। और सारी की सारी जो मेजरमेंट होंगी वो सारी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे होंगी, मतलब प्रेशर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो दिस इज गै-लुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ठीक है ना। इसके बाद हमें डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना, एवोगैड्रोस नंबर, मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो हम पढ़ेंगे। और कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है, क्या नॉर्मेलिटी होती है, क्या मोलैलिटी होती है। और उसके बाद हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन। ये हम लोग आगे के चैप्टर, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फॉर योर फाइनल रिवीजन, ठीक है बेटा।